SYBA हिंदी S2 के पाठ्यक्रम में प्रथम सत्र या थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में हमने आज तक संत कबीर के 20 दोहों का अध्ययन किया। उसके बाद संत मीराबाई के 10 पदों का भावार्थ देखा। कबीर के काव्य पर आधारित आवश्यक जो नोट्स है या संत मीराबाई के काव्य पर आधारित जो आवश्यक नोट्स है, वे नोट्स भी PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम हमने किया है। परंतु मित्रों, SYBA हिंदी S2 के पाठ्यक्रम में थर्ड सेमेस्टर में संत कबीर के 20 दोहे, संत मीराबाई के 10 पद और तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो अध्ययन हमें करना है वह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में थर्ड सेमेस्टर में संत कबीर, संत मीराबाई और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है एक उपन्यास, और उस उपन्यास का नाम है एक पत्नी के नोट्स। बच्चों, एक पत्नी के नोट्स हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार जिसका नाम है ममता कालिया। इस पुस्तक में ममता कालिया के छोटे छोटे 3 उपन्यास हैं, परंतु इन तीनों उपन्यासों का अध्ययन हमारे लिए नहीं है। ये 3 उपन्यासों में केवल एक उपन्यास हमारे अध्ययन के लिए है, हमारे अभ्यास के लिए है, और उस उपन्यास का नाम है एक पत्नी के नोट्स। बच्चों, मित्रों, ये उपन्यास साहित्य जो है या जिस उपन्यास का अभ्यास हमें प्रारंभ करना है आज से, ये उपन्यास ये उपन्यास क्या होता है? क्योंकि आज तक आप लोगों ने कविता का अध्ययन किया है, दोहों का अध्ययन किया है, पदों का अध्ययन किया है, कहानियों का अध्ययन किया है, एकांकी का अध्ययन किया है, निबंध का अध्ययन किया है, परंतु आप लोगों ने आज तक उपन्यास का अध्ययन नहीं किया। ये उपन्यास साहित्य जो है
या उपन्यास नाम का जो प्रकार है वह आप लोगों के लिए नवीन है। इसीलिए मित्रों, इसीलिए आप लोगों के लिए उपन्यास साहित्य जो है वह एक नवीन प्रकार है। इसलिए कहता हूं कि उपन्यास क्या है, उपन्यास का स्वरूप क्या होता है, उपन्यास के तत्व क्या होते हैं, उसी को जानना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज इस वीडियो क्लिप में केवल और केवल मैं उपन्यास का स्वरूप क्या होता है, किसे कहा जाता है उपन्यास, सिर्फ उसके बारे में मैं आप लोगों से संवाद करने वाला हूं। आप लोगों को मैं उपन्यास के स्वरूप से अवगत करने वाला हूं। इस वीडियो क्लिप में केवल उपन्यास का स्वरूप होगा और उसी को आपको व्यवस्थित सुनना है, देखना है, क्योंकि इसी पर हमें आगे जाना है। डायरेक्ट आप लोगों को ममता कालिया का उपन्यास एक पत्नी के नोट्स, उसकी जो कथा है, उसकी स्टोरी है, वह स्टोरी या कथा मैं डायरेक्ट आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये उपन्यास क्या होता है यही आप लोग नहीं समझेंगे तो आगे हम जा ही नहीं सकते। तो बच्चों, ये उपन्यास गद्य साहित्य की सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय गद्य विधा यानी प्रकार मानी जाती है। यानी गद्य के जितने भी प्रकार हैं, गद्य की जितनी भी विधा है, विधा एक प्रकार, गद्य साहित्य की जितनी भी विधा है, जितनी भी प्रकार है, उन सब में उपन्यास एक प्रभावशाली गद्य विधा है, एक लोकप्रिय गद्य विधा है। फिर गद्य के प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? मैं आप लोगों को गद्य के प्रकार बता देता हूं। गद्य के प्रकार सुनो: निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी नाटक, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, यह सब गद्य की अनेक विधाएं मानी जाती है। परंतु बच्चों, निबंध से लेकर आत्मकथा तक मैंने जितने भी आप लोगों को गद्य की विधाएं बता दी, गद्य का प्रकार बता दिया, उन सब में सर्वाधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक लोकप्रिय गद्य विधा कोई होगी तो वह उपन्यास है। बच्चों, प्रारंभ में यानी जब से आधुनिक युग प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत 1850, विक्रम संवत 1850 ये आधुनिक युग का प्रारंभ यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का कालावधि। प्रारंभ में जो उपन्यास लिखे गए, प्रारंभ में जो उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही था, मनोरंजन ही रहा है। यानी प्रारंभ में जो उपन्यास लिखे गए वे केवल मनोरंजन के लिए लिखे गए। बच्चों, आप लोग सोचेंगे या आप लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न उपस्थित होगा उपन्यास गद्य विधा के बारे में। आप लोग हमें पूछते नहीं, ये बात अलग है, परंतु हम मान लेते हैं कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। और अगर आपको भी किसी ने पूछा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा,
तो बच्चों, हिंदी का सबसे पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, और यह उपन्यास लिखने वाला जो उपन्यासकार था, लेखक था, जिसका नाम है श्रीनिवास दास। परंतु एक बात पक्की मान लो कि प्रारंभ में जो उपन्यास लिखे गए वे सारे उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए लिखे गए। बच्चों, आज का जो युग है ये काव्य का युग नहीं है। आज का युग यह गद्य साहित्य का युग है। आज का युग ये गद्य का युग है, और गद्य की विभिन्न विधाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली विधा यह उपन्यास है। बच्चों, उपन्यास में होता क्या है? बच्चों, उपन्यास में व्यक्ति यानी मनुष्य और समाज को जितना सफलतापूर्वक चित्रित किया जाता है उतना किसी भी अन्य गद्य विधा द्वारा नहीं चित्रित किया जाता। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उपन्यास को विशेष सफलता मिली है, और यही तो कारण है कि उपन्यास आधुनिक जीवन का महाकाव्य बन गया है। बच्चों, प्राचीन युग में जो मान्यता महाकाव्य की थी, महाकाव्य का महत्व था, उसका स्थान आज इस आधुनिक युग में उपन्यास साहित्य ने ग्रहण कर लिया है। बच्चों, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? मनोरंजन के साधनों में सिनेमा है, नाटक भी है, और आज के जमाने में टीवी एक मनोरंजन का साधन है, मोबाइल एक मनोरंजन का साधन है, रेडियो मनोरंजन का साधन है। परंतु बच्चों, जिस कालावधि में मोबाइल नहीं था, जिस कालावधि में रेडियो नहीं था, जिस कालावधि में टीवी नहीं था, जिस कालावधि में आज के जैसे जिस शहरों में सिनेमा थिएटर है वे थिएटर भी नहीं थे, नाट्यगृह आज है वो नाट्यगृह भी नहीं थे, उस समय मनोरंजन के साधनों में सिनेमा के बाद उपन्यास का ही नंबर लगता है। प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन नहीं थे बच्चों, साहित्य ही एक मनोरंजन का साधन था। वह कविता होगी, वह कहानी होगी, वह उपन्यास होगा, या कोई ना कोई साहित्य यह मनोरंजन का साधन था। परंतु आज इस आधुनिक युग में, आप लोगों के जमाने में, कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में मनोरंजन के साधन बढ़ते चले गए, और उसका परिणाम साहित्य पढ़ने पर हुआ। आज ऐसा कहा जाता है बच्चों, समाज में ऐसी चर्चा भी होती है, लोगों में ऐसी चर्चा भी होती है, विद्वानों में भी चर्चा होती है कि आज का जो मनुष्य है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वह मोबाइल से अधिक प्रेम करती है, साहित्य से नहीं। इसीलिए तो साहित्य पढ़ना, वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो, या और भी कोई साहित्य पढ़ना या किताबें पढ़ना, उसकी ओर लोगों की रुचि जो है वह कम हो गई है, और मोबाइल की ओर, टीवी की ओर लोग अधिक आकर्षित हो रहे हैं। परंतु बच्चों, आज सिनेमा के बाद उपन्यास का नंबर मनोरंजन के साधनों में लगता है। फिर बात आ जाती है सदुपयोग और दुरुपयोग। बच्चों, मोबाइल भी आपके पास है, परंतु उसका उपयोग दो प्रकार से होता है। एक सदुपयोग के लिए भी किया जाता है, और उसका उपयोग दुरुपयोग के लिए भी होता है। उसी प्रकार मनोरंजन का साधन सिनेमा भी है। सिनेमा से हम क्या लेते हैं? उसका उपयोग सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। परंतु बच्चों, यही कारण है कि अपने पुत्र
और पुत्रियों की भविष्य की चिंता करने वाले माता पिता अपने बच्चों को फिल्म यानी सिनेमा एवं उपन्यास प्रेमी बनने से रोकने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। बच्चों, आज भी घरों में बच्चे घंटे घंटे टीवी देखते हैं या टीवी के सामने बैठते हैं तो मां बाप परेशान हो जाते हैं। आज भी बच्चे, युवा पीढ़ी हो नहीं तो छोटे बच्चे हो, हाथ में मोबाइल लेकर घंटे घंटे देखते रहते हैं, मां बाप परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार घंटे घंटे या घंटों घंटों उपन्यास पढ़ते समय मां बाप परेशान हो जाते हैं। परंतु एक बात है, जैसे कि सिनेमा आज व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाता है, इनकम सोर्स की दृष्टि से देखा जाता है, आर्थिक सोर्स की दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह उपन्यास भी व्यवहारिक दृष्टि से सफल विधा मानी जाती है। जिस प्रकार बच्चों फिल्मों में कलात्मकता के दर्शन होते हैं, जिस समय हम हिंदी की फिल्म हो, हिंदी का सिनेमा हो या मराठी भाषा का सिनेमा हो, उसमें एक कलात्मकता होती है, हमारी रुचि बढ़ती है, हम उसी को देखने लगते हैं। परंतु उस सिनेमा की तरह उपन्यास में भी कलात्मकता आज दिखाई देती है, साहित्य में भी दिखाई देती है। बच्चों, प्रेमचंद के साथ साथ प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने वाले जितने लोग हैं, उससे भी बढ़कर मैं कहूंगा कि गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ने वाले लोग भी हैं। बच्चों, समाज में कुछ लोगों को मैं देखता हूं, साहित्य पढ़ने वाले लोगों को मैं देखता हूं, मराठी के उपन्यास हो, अंग्रेजी के उपन्यास हो या हिंदी भाषा के उपन्यास हो, कुछ लोगों को मैंने आंखों से देखा है, अनुभव किया है कि एक एक उपन्यास एक रात में पढ़ने वाले भी लोग हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जब तक वे एक उपन्यास पढ़कर रात का समाप्त नहीं करते तब तक उन्हें नींद नहीं आती। ऐसे भी लोग हैं, इतने भी साहित्य प्रेमी लोग हैं। परंतु बच्चों, आज मैं एक खेद व्यक्त कर सकता हूं या मेरे हृदय को एक वेदना होती है इस बात की कि सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल ठीक है, कि मोबाइल एक उपयोगी वस्तु हो सकती है, क्योंकि सारी दुनिया उस मोबाइल में कैद हो गई है, कंप्यूटर में कैद हो गई है, नेटवर्क में कैद हो गई है। परंतु बच्चों, उपन्यास हो, कौन सा भी साहित्य हो, कौन सी भी भाषा का साहित्य हो, मराठी भाषा का हो, हिंदी भाषा का हो, पंजाबी भाषा का हो या और अंग्रेजी भाषा का हो, परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है वह साहित्य से, किताबों से बहुत दूर चली गई है। यह मुझे खेद होता है, इस बात का खेद होता है, क्योंकि ग्रंथालयों में या लाइब्रेरी में जाने वालों की संख्या आज हमें कम दिखाई देती है। वो जो साहित्य जो होता है, वो उपन्यास साहित्य हो, कहानी साहित्य हो, कविता हो या कौन सा भी साहित्य हो, हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ अनुभव देता है। जीवन जीने के लिए हमें किताब सिखाती रहती है। बच्चों, हमें यह देखना है कि ये उपन्यास 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 क्या होता है। बच्चों, उपन्यास को मराठी में कादंबरी कहा जाता है। कादंबरी यानी उपन्यास, अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहा जाता है। मराठी में क्या कहा जाता है? कादंबरी। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नॉवेल। और हिंदी में उस कादंबरी को उपन्यास कहा जाता है। अरे उपन्यास उपन्यास होता है क्या? आप लोगों ने FY BA में कहानियां पढ़ी है ना? अभी SY BA में भी हमें कहानियां पढ़नी है। 2-3 पन्ने की कहानी होती है। कहानी 2-3 पन्ने की होती है।
परंतु कहानी का विस्तारित रूप जो होता है वह उपन्यास होता है। उपन्यास आकार से मोटा होता है यानी बड़ा होता है। यानी उपन्यास में मानव जीवन का विस्तृत ऐसा वर्णन होता है, मानव जीवन की समस्याओं का विस्तृत ऐसा चित्रण होता है। उपन्यास में एक प्रमुख घटना या एक प्रमुख कथा होती है और उस कथा के साथ साथ अन्य छोटी छोटी घटनाओं का भी वर्णन उपन्यास में होता है। अनेक ऐसी गौण कथाएं उपन्यास में होती है। बच्चों, उपन्यास यानी 3 घंटे का सिनेमा। जैसे कि कहानी यानी क्या, कहानी को मैं क्या कहूंगा, टीवी पर चलने वाली 30 मिनट की, आधे घंटे की जो धारावाहिक होती है या आपकी भाषा में मालिका होती है, उसी को कहानी कहा जाएगा। और 3 घंटे का या 2.5 घंटे का जो सिनेमा होता है उसी को उपन्यास कहा जाएगा। उपन्यास का आकार मोटा होता है, बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा होता है। कहानी 2-4 पन्ने की होती है। उपन्यास लघु उपन्यास होगा तो 60-70 100 पन्नों का भी होता है। मोटा उपन्यास होगा तो 200 पन्ने का भी होता है। परंतु उपन्यास में क्या होता है बच्चों, कुछ वास्तव, कुछ सत्य और कुछ काल्पनिक घटनाओं का मिश्रण उपन्यास में होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। वस्तुतः भारत में सभी आधुनिक भाषाओं में उपन्यास आज भी लिखे जा रहे हैं। बच्चों, आज हिंदी उपन्यास साहित्य ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि आसमान छू लिया है। बच्चों, अंग्रेजी साहित्य या बंगाली उपन्यास, बंगाली भाषा के उपन्यास या अंग्रेजी भाषा के उपन्यास का प्रभाव अन्य भाषा के उपन्यास साहित्य पर पड़ा हुआ है। यानी उपन्यास शब्द का मूल अर्थ पास लाना किया जाता है। उपन्यास में वास्तविक जीवन का, मनुष्य जीवन का, लेकिन वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र तथा घटनाओं को कथा वस्तु में, कथानक में, स्टोरी के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदी में उपन्यास सम्राट, बच्चों आप लोगों को हिंदी का उपन्यास सम्राट कौन है मालूम है? हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। बच्चों, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद ने केवल 11 उपन्यास लिखे, परंतु उपन्यास सम्राट बन गए। सम्राट यानी उपन्यासों का राजा बन गए। हमारे प्रेमचंद ने मानव जीवन को आधार मानकर उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार की है। और उन्होंने उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास की व्याख्या प्रेमचंद ने कैसी की है? उपन्यास की परिभाषा यानी उपन्यास की व्याख्या प्रेमचंद ने की है। प्रेमचंद कहते हैं उपन्यास मानव चरित्र पर, मानव व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसी को उपन्यास कहा जाता है। बच्चों, उपन्यास यानी 2.5 घंटे का सिनेमा, बाकी कुछ नहीं है। उपन्यास आकार से बड़ा होता है। बच्चों, हमें हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया का उपन्यास का अध्ययन करना है। उनका 100 पृष्ठों का, 100 पन्ने का उपन्यास है और उपन्यास का नाम है एक पत्नी के नोट्स। परंतु बच्चों, इस उपन्यास की कथा वस्तु, इस उपन्यास का कथानक या इस उपन्यास की स्टोरी का अध्ययन करने से पहले हमें उपन्यास का स्वरूप देखना अत्यंत आवश्यक था। परंतु उपन्यास के स्वरूप के साथ साथ हमें उपन्यास के जो 6 तत्व माने गए हैं, उन 6 तत्वों का भी हमें
अध्ययन करना होगा, उसी को हमें समझ लेना होगा कि वह उपन्यास के 6 तत्व कौन से हैं। क्योंकि उपन्यासकार जब उपन्यास लिखता है तो 6 तत्वों को लेकर उपन्यास लिखता है। 6 तत्वों के बिना उपन्यास लिखा नहीं जाता। अगली वीडियो क्लिप जो होगी उसमें उपन्यास के तत्व यानी उपन्यास के 6 तत्वों पर अगली वीडियो क्लिप में लेक्चर होगा।